हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, पिछले दिनों के अंदर जो हमें इंसिडेंट देखने को मिला उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। एंड जिस वजह से ट्यूसडे को जो 3 जज बेंच है ना, हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो यहाँ पर केस की यहाँ पे सुनवाई करेंगी। इसके साथ ही देखो, जो लोग हैं उन्होंने भी अपनी आवाज आगे आके उठाई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल की, तो आप जानते होंगे वेस्ट बंगाल के अंदर दो बहुत ही फेमस फुटबॉल क्लब्स आपको देखने को मिलते हैं, ईस्ट बंगाल एंड साथ साथ जो मोहन बगान फुटबॉल क्लब है। अब ये है तो आपस में बहुत ही हैवी राइवलरी, पर यहाँ पर इस इंसिडेंट के समय ये दोनों क्लब्स और इनके जो सपोर्टर्स थे वो साथ में आए एंड इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग अपनी आवाज उठाई है। प्लस एट द सेम टाइम अगर हम बात करें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की, तो यहाँ पर भी उनके द्वारा जो 24 घंटे की स्ट्राइक करी गई थी अब उसको खत्म कर दिया गया है। बट इन्होंने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बनाने की बात करी है, जिस डॉक्यूमेंट में ये मेंशन होगा कि हम अपने हॉस्पिटल्स को किस तरह से सेफ बना सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स और जो हमारे अदर आपके जो स्टाफ होता है। पर देखो यार, इंडिया में अगर हम बात करें ना, हमें कहीं ना कहीं पहले तो स्टार्ट करना पड़ेगा इस बात को एक्सेप्ट करने से कि लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए अभी भी हमारे पास काफी काम बचा हुआ है। देखो, अगर मैं बात करता हूँ ना महिलाओं की, तो इंडिया में जो वुमेन है ना, उनको एक्चुअल में सेफ्टी चाहिए एंड ना कि प्रोटेक्शन। मैं इंस्टाग्राम और बाकी जगह पे ये चीजें देख रहा था, बहुत इसके रिगार्डिंग बात चल रही है। तो एक्चुअल में आप नोटिस कीजिए, अगर एक महिला अपनी जिंदगी को बिना डरे हुए पूरे पोटेंशियल के साथ जी सकती है ना, यही दरअसल में असली आजादी, यही दरअसल में असली फ्रीडम का मतलब होता है। राइट, इफ अ वुमन इज एबल टू लिव हर लाइफ विथ फुल पोटेंशियल विदाउट एनी फियर, इसी को हम बोलते हैं कि हम उनको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम स्टार्ट करें इसी बात को एक्सेप्ट करने से कि अभी हमें बहुत बदलावों की जरूरत है, अभी हमें बहुत चेंजेस की जरूरत है। हमें जरूरत है अपने इस समाज को और सुरक्षित बनाने की। एंड आई थिंक आज जैसे हम रक्षाबंधन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सिर्फ हम ये मत बात करें कि किस तरह से एक लड़के की जिम्मेदारी बनती है, बट एक पूरे समाज की यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि हम एक पूरी महिलाओं की सेफ्टी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं, किस तरह से पूरे, ना सिर्फ अपने हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, अगर हॉस्पिटल्स चलो एक चीज है, बट इसके साथ ही साथ जहां पर भी सोसाइटी में कहीं पर भी किसी वर्क प्लेस के ऊपर भी, किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर भी, हर जगह के ऊपर, इवन इवन घर के अंदर भी जो डोमेस्टिक वायलेंस कई बार महिलाओं को फेस करना पड़ता है, ये सारी चीजें कैसे ना हो, इन सब चीजों को कैसे रोका जा पाए, इसके लिए काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों, डेट है आज की 19 अगस्त 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन के साथ। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज विद रिगार्ड्स टू मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। अब ये क्या मुद्दा है सर, मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स? देखो, दरअसल में ना यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा एक इंडेक्स लॉन्च किया गया है दैट इज मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। आप लोग जीडीपी तो समझते होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी के माध्यम से हम कहीं ना कहीं देखते हैं यार एक कंट्री कैसा कर रही है, कितनी तेजी से ग्रो कर रही है, और भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमारे पास मेट्रिक्स हमें देखने को मिल जाते हैं। पर जब मैं बात करता हूँ ना मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, तो इसके माध्यम से क्या होगा, हमारे जो अलग अलग देश हैं उनके रिगार्डिंग देखा जाएगा कि कितने वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल मतलब कितना उनके रिगार्डिंग सेंसिटिविटी है कि मान लो कुछ भी दिक्कत आ जाए तो हो सकता है वहां पे गरीबी बढ़ जाए, हो सकता है वहां पे बहुत ज्यादा डिजास्टर्स आते हों, एजुकेशन हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड हो गया। इन अलग अलग डिमेंशंस के बेस के ऊपर देखा जाएगा कि वो कंट्री कितनी ज्यादा वल्नरेबल है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, कुछ एक कंट्रीज होती हैं जहां पर एक बहुत मेजर खतरा रहता है कि हो सकता है आने वाले समय के ऊपर जब सी लेवल राइज करे तो वो एक तरह से डूब जाए, तो उस कंट्री को हम बोलेंगे कि वो डिजास्टर के लिए वल्नरेबल है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल कोई कंट्री हो सकता है इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हो, सारा सामान दूसरे देशों से मंगाया जा रहा हो वहां पे, तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होना, कहीं ना कहीं जियो पोलिटिकल रिस्क के कॉरस्पॉन्डिंग वो कंट्री वल्नरेबल हो जाएगी। कुछ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो गया, पेंडेमिक्स हो गया, रीजनल वायलेंस का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, रिफ्यूजीज हमें वहां देखने को मिलते हैं, डेमोग्राफिक प्रेशर हो गया, वाटर एंड एरेबल लैंड रिसोर्सेज हो गया, अंडर 5 चिल्ड्रन की जो मोर्टेलिटी होती है वो ज्यादा हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे के सारे अलग अलग इंडिकेटर्स हो सकते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सी कंट्री कितनी ज्यादा वल्नरेबल है। ऐसा नहीं है कि पहली बार इसके रिगार्डिंग आवाज उठी है, आवाज तो इसके रिगार्डिंग 1992 के अंदर जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हुई थी, वहीं से पहली बार इसकी आवाज उठी थी। 1994 के अंदर आपकी जो एसआईडीएस, एसआईडीएस का मीनिंग होता है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके करीबियाई देश हो गए,
आपके अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर कुछ देश हमें देखने को मिलते हैं, इवन अटलांटिक पैसिफिक के अंदर कुछ देश हमें देखने को मिलते हैं, जैसे आपका गुआना हो गया, हैती हो गया, जमैका हो गया, टोंगा हो गया। ये सारे कुछ एक एग्जाम्पल है SIDS के, उनके द्वारा भी आवाज उठाई गई। प्लस एट द सेम टाइम बाद में भी प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ SIDS, वहां पर भी इसके रिगार्डिंग डिस्कशन हुआ। बट इन दी एंड फाइनली जाके अब UNGA ने यहाँ पे इसके रिगार्डिंग काम स्टार्ट कर दिया है और इस इंडेक्स को यहाँ पे बना दिया है। यहाँ पर जो भी एक्सोजीनस वल्नरेबिलिटीज, एक्सोजीनस मतलब होता है एक्सटर्नल जो होती हैं वल्नरेबिलिटीज, उसके रिगार्डिंग उनको कैप्चर किया जाएगा एंड देखा जाएगा कि उन कंट्रीज की कितनी रेजिलियंस है इसके रिगार्डिंग। अगर रेजिलियंस नहीं है मतलब वो ज्यादा वल्नरेबल है, राइट। प्लस अकॉर्डिंगली जैसे जैसे हमारे पास प्रॉपर डेटा आता रहेगा तो एक तरह से ना एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग हम यहाँ पे कर पाएंगे। उनको रिसोर्सेज एलोकेट करने होंगे, वो एलोकेट किए जा पाएंगे, कुछ इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म उनके लिए लिए जा पाएंगे। प्लस एट द सेम टाइम उन वल्नरेबिलिटी को हम अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे। यही पर्पस है इस पर्टिकुलर MVI यानी कि मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स का। ध्यान रखने क्या है, इसको बनाया गया है UN जनरल असेंबली के द्वारा। तो वल्नरेबिलिटी आपकी इन्वायरमेंटल हो सकती है, इकोनॉमिक हो सकती है, सोशल हो सकती है, एंड उसको यहाँ पे टैकल करना या उसकी रेजिलियंस को चेक करना भी इन्हीं सभी पैरामीटर्स के कॉरस्पॉन्डिंग देखा जाएगा। एंड फिर उसके रिगार्डिंग उसको कम करने के लिए, उसकी रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए ये सारे अलग अलग स्टेप्स लिए जा सकते हैं। दिस इज रिगार्डिंग MVI। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा 1000 GPUs इंडिया AI मिशन। देखो आप एक चीज नोटिस करते हो, जब हम बात करते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आप जानते होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेटा का इस्तेमाल होता है। एंड ये जो डेटा की हम बात कर रहे हैं ना, इस डेटा की प्रोसेसिंग भी होती है, राइट। और प्रोसेसिंग कोई बहुत स्लो नहीं होती, ये प्रोसेसिंग होती है बहुत ही फास्ट पेस के ऊपर। बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर डेटा को बहुत ही मैसिव लेवल के ऊपर बहुत ही स्पीड के अंदर हमें प्रोसेस करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे, उसके लिए हमें चाहिए होंगे हाई प्रोसेसिंग माइक्रोचिप्स, राइट। यानी कि कहने का सिंपल सा अर्थ है कि बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर्स हमें यहाँ पे चाहिए होंगे। एंड इंडिया भी यही कोशिश कर रहा है कि इस फील्ड के अंदर हम पीछे ना छूट जाएं। तो इसके लिए इंडिया यहाँ पे बाय करेगा कितने, 1000 GPUs ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट एज अ पार्ट ऑफ इंडिया AI मिशन। तो इंडिया AI मिशन एक गवर्नमेंट बैक इनिशिएटिव है। हालांकि ये अपने आप में क्या हो जाता है, आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हम यहाँ पे एनकरेज कर रहे हैं इंडिया AI मिशन के अंतर्गत। कोशिश यही है कि हमारा जो बजट हमने दिया यहाँ पे 10,000 करोड़ से भी ज्यादा, उसके माध्यम से 10,000 GPUs को हम यहाँ पर अकॉर्डिंगली उसके रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश कर पाएं। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर हम चाहते हैं कि अलग अलग डेटा सेट्स, जैसे आपका हेल्थ केयर सेक्टर में हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, गवर्नेंस हो गया, इन सेक्टर्स को बेनिफिट करने के लिए हमारे पास जो डेटा सेट्स होंगे उसमें डिफरेंट डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस को हम यहाँ पे कवर करें, तो AI का इस्तेमाल इन डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर हो पाएगा। प्लस हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हैं, एकेडमिया है, रिसर्चर्स हैं, उनके रिगार्डिंग अलग अलग सर्विसेज यहाँ पे हम प्रोवाइड कर पाएं। अदरवाइज उनके लिए ना ये सब चीजें लेना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं हमारे स्टार्टअप इस सेक्टर में अच्छे से काम करेंगे तो कुछ हमें हेल्प प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और इंडिया AI मिशन उसी से चीज के लिए यहाँ पर काम करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट और एंटिटीज हो गया, रिसर्चर्स, अप्रूव्ड एजेंसीज हो गया, ये सारे भी यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ ना, ये दरअसल में जो इंडिया AI मिशन है, ये हमारी मीटी मिनिस्ट्री, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही इनिशिएटिव देखने को मिल जाएगा, जिसके माध्यम से प्रॉपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। डेटा लोकलाइजेशन की यहाँ पे बात करी जाती है, यानी कि डेटा को आउटसाइड कंट्री हम यहाँ पे नहीं ट्रांसफर करेंगे। प्लस जैसा मैं आपको बता रहा था, ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल आपको देखने को मिल जाता है। इन सभी चीजों से आपके जो AI रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको एक मेजर बूस्ट मिलेगा, स्टार्टअप्स को यहाँ पे एक सपोर्ट मिल पाएगी, आपकी जो पब्लिक सेक्टर एजेंसीज हैं उनको हम और स्ट्रेंथन कर पाएंगे। जैसा मैं आपको बता रहा था ना कि आपका हेल्थ केयर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, गवर्नेंस हो गया, इन सभी सेक्टर्स के अंदर हमारी इफेक्टिवनेस और इंक्रीज हो पाएगी। एंड क्योंकि यहाँ पर डेटा लोकलाइजेशन की बात हुई है, डेटा प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी की बात हुई है, AI सर्विसेज को जो लोकेट करना होगा वो विद इन कंट्री ही करना होगा, एंड यूजर डेटा को आउटसाइड कंट्री नहीं ट्रांसफर किया जा सकता, इससे भी कहीं ना कहीं फायदा हमें देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे इंडिया AI मिशन के बारे में जो आपको यहाँ पे जानने चाहिए थे। जैसे मैंने आपको बता दिया, ये GPUs कैसे मदद करते हैं हमारी जो प्रोसेसिंग की बात कर रहा था ना, तो ये एक तरह की हाई प्रोसेसिंग माइक्रोचिप्स हमें देखने को मिल जाती हैं, जो कि AI के अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको बहुत ही फास्ट पेस के ऊपर डेवलप करने की या प्रोसेस करने की उसके अंदर मदद कर देती हैं। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो नुसांतरा के रिगार्डिंग है। अब यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा आपको चाहूंगा, एक बार आप मैप्स के अंदर इसकी लोकेशन देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आपको जकार्ता देखने को मिलता है, राइट, और यहाँ पर आपको ये जो जगह है इसको हम बोल देंगे नुसांतरा। एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ ना इंडोनेशिया कंट्री की, तो आप जानते होंगे कि इंडोनेशिया की कैपिटल
हुआ करती थी जकार्ता, पर अब ये शिफ्ट हो रही है कहाँ पर, नुसांतरा। एक्चुअल में क्या है ना, 2022 के अंदर हमने ये नई कैपिटल को, हमने मतलब इंडोनेशिया वालों ने ये कैपिटल बनाना स्टार्ट किया था, और 2024 के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर यहाँ पर ये जो नई कैपिटल है ये रिप्लेस कर रही है जकार्ता को। अब इसके कारण क्या है जकार्ता को हटाना कैपिटल सिटी के रूप के ऊपर और नुसांतरा को बनाना? इसके देखो कारण कई सारे हैं। पहला तो ये है कि एक्चुअल में ना, जब हमने हमने एज इन इंडोनेशिया ने इस पर्टिकुलर चीज को कैपिटल के लिए बनाया था, तो ऐसा सोचा गया था कि कुछ एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे रहेंगे, पर आज के समय लगभग 10 मिलियन लोग यहाँ पर इस सिटी के अंदर रह रहे हैं, जो कि इस पर्टिकुलर जगह की पॉपुलेशन जितनी होनी चाहिए उससे लगभग 3 गुना ज्यादा है। समझ रहे हो? कहने का अर्थ सिंपल सा ये है कि बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे रहने लग गए हैं इस जगह के ऊपर, और क्योंकि बहुत ज्यादा लोग रहने लग गए हैं तो कहीं ना कहीं भाई पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत मैसिव लेवल के ऊपर। यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है उसका बहुत हैवी लेवल के ऊपर एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, प्लस एक तरह से सिंकिंग सिटी का नाम भी इसको बोला जाता है इस पर्टिकुलर सिटी को। ऊपर से क्लाइमेट चेंज की वजह से ना, हमें ऐसा अनुमान है कि जो जावा सी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो राइज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिस वजह से हो सकता है कि इस पर्टिकुलर सिटी का 1/3 हिस्सा 2050 तक एक तरह से सबमर्ज ही हो जाएगा। अब क्लाइमेट चेंज वाला का छोड़ के ना, मतलब इवन उसको छोड़ के भी मुझे दिमाग में आया दिल्ली के बारे में कि यार दिल्ली में भी तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, दिल्ली में भी तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, राइट? बट एनीवेज वो कभी और डिस्कशन करेंगे, मेंस के लिए मुद्दा वो होगा। तो यहाँ पर इन्होंने सोचा कि हम ना एक नई कैपिटल बनाएंगे जिसका नाम होगा नुसांतरा। ये जो आपको नुसांतरा कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको जो बोर्नियो आइलैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना? जो बोर्नियो आइलैंड है उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाती है इन ईस्ट कालीमंतान। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। बाकी देखो इंडोनेशिया का भी इंडिपेंडेंस दिख गया है 17 अगस्त को, जहां पर उन्होंने इसके रिगार्डिंग बात भी करी है। तो नुसांतरा एक ओल्ड जापानीज टर्म ही है जिसका मीनिंग होता है अल्केपिलागो। मैंने आपको इसकी लोकेशन आपको समझा दी है। बोर्नियो आइलैंड जो है आपका शेयर होता है, हमें देखने को मिलता है इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनाई के बीच में। ये आपको यहाँ पर इसकी लोकेशन देखने को मिल जाएगी। बाकी जो मैं पॉइंटर्स आपको बता ही रहा था, इसका एरिया 2600 स्क्वायर किलोमीटर होगा, राइट? इसको यहाँ पे रिप्लेस किया जाएगा, धीरे धीरे सारी चीजें रिप्लेस करी जा रही हैं। एंड रीजन क्यों है कि कैपिटल को क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, एक तो पॉपुलेशन हो गया, इकोनॉमी हो गया, पोल्यूशन हो गया, एंड किस तरह से हमें यहाँ पर जावा सी का राइज हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सब पॉइंटर्स हमने अच्छे से डिस्कस कर ही लिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज कैलिफोर्नियम के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जब मैं जाता हूँ ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो आप जानते होंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको अलग अलग एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। इसमें ये वाली जो सीरीज होती है ना, इसको हम लेंथेनॉइड्स के नाम से जानते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो एक और सीरीज है, इनको हम एक्टिनॉइड्स के नाम से जानते हैं। इसी एक्टिनॉइड्स के अंदर अगर आप आ जाते हो सी एफ के ऊपर, जिसका आपको अटोमिक नंबर 98 देखने को मिलता है, तो इसको बोला जाता है क्या, कैलिफोर्नियम। एक्चुअल में क्या था, ये जो मैं बात कर रहा हूँ कैलिफोर्नियम की, इसको ये जो पहली बार बनाया गया था वो बर्कले कैलिफोर्निया के अंदर बनाया गया था, वहीं से उसका नाम पड़ गया इस एलिमेंट का कैलिफोर्नियम। अब आप पूछेंगे सर हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार पुलिस ने यहाँ पर कैलिफोर्नियम को यहाँ पर सीज किया है, राइट? थोड़ा सा हमें इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो कैलिफोर्नियम एक तरह का सिल्वरी वाइट हमें मेटल देखने को मिल जाएगा, और अपने आप में ये बहुत बहुत हैवीली रेडियो एक्टिव है। इसको जो पॉपुलर ये जाना जाता है ना, वो इसलिए जाना जाता है कि इट इज इंटेंसली रेडियो एक्टिव, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज्यादा हजार्डस कंसिडर किया जाता है। इस वजह से थोड़ा सा हमें इसके बारे में जानना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया एक्टिनाइट सीरीज का आपको मेंबर देखने को मिल जाएगा, ये नेचुरली नहीं फाउंड होता। मैंने बताया था ना, इसको पहली बार बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? बर्कली कैलिफोर्निया के अंदर। तो बनाया गया था, नेचुरली नहीं मिलता है ये। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के माध्यम से यहाँ पर ये प्रोड्यूस होता है, एंड प्लस एट द सेम टाइम जैसे आप क्यूरियम को हीलियम आयंस के साथ बम्बार्ड करोगे तब ये प्रोड्यूस होता है। एक दो पॉइंट्स आपको और इसके बारे में ध्यान में रखने हैं। पहली बात ये है कि इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूट्रॉन एमिटर, एंड इसको फिर आप, क्योंकि न्यूट्रॉन को अमिट करता है, तो डेफिनेटली न्यूक्लियर रिएक्शंस को सस्टेन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा गोल्ड हो गया, सिल्वर ओर हो गया, इसको डिटेक्ट करने के अंदर इसका यूज किया जाता है। वाटर और ऑयल लेयर्स को आइडेंटिफाई करने के अंदर ये हमारी मदद करता है। इसके आपको डिफरेंट आइसोटोप्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे एक है CF251 और बाकी है आपका CF249 एंड 250।
डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि किसमें कितने आपको न्यूट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, उस हिसाब से इनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है। तो CF251 थोड़ा स्टेबल है, बाकी दोनों जो है वो उतने स्टेबल नहीं देखने को मिलते। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं मेडिकल फील्ड के अंदर भी इसको यूज किया जाता है, जैसे कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए, जैसे स्पेशली ब्रेन की अगर मैं बात करूं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई इंस्पेक्ट करने के अंदर मदद करता है, कोल पावर प्लांट्स के अंदर हमारी मदद करता है, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस जहां पर आप ट्रेस एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हो वहां मदद हो जाती है। बाकी जो मेटल्स हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उनको डिटेक्ट करने के अंदर भी कैलिफोर्नियम का इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे कैलिफोर्नियम के बारे में जो हमें जानने चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है वीसी के बारे में, वर्चुअल कोर्ट्स के बारे में। एक्चुअल में क्या हुआ ना, अभी केरला हाई कोर्ट के द्वारा एक नया इनिशिएटिव यहाँ पे रन किया जा रहा है, 24/7 ओएन कोर्ट। ओएन का मतलब है ओपन एंड नेटवर्क कोर्ट। तो 24/7 तो आप मान गए हो कि 24 घंटे 7 दिन ये चीज चलेगी। अब हो क्या रहा है ना, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है अभी के लिए, जहां पर सारे जो कोर्ट प्रोसेसेस होंगे वो पूरी तरह से ऑनलाइन होंगे। पूरी तरह मतलब पूरी तरह एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन होंगे, कुछ भी ऑफलाइन यहाँ पे नहीं होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो केस किसी को फाइल करना है, रजिस्टर करना है, वो भी ऑनलाइन, एडमिशन ऑनलाइन, अपीयरेंस सारी ऑनलाइन, सुनवाई और ऑर्डर वगैरह जजमेंट देना, ये सारी चीजें ऑनलाइन होंगी। तो अभी के लिए पायलट प्रोजेक्ट है, अगर ये सक्सेसफुल रहता है इसको फिर बाकी और जगह पे भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर सारी चीजें हो गया, ट्रांसमिशन इन्फॉर्मेशन वगैरह भेजना वो भी सब चीजें ऑनलाइन होंगी। प्लस एट द सेम टाइम अगर हम बात करें समन वगैरह भेजने होंगे, वो भी सब चीजें ऑनलाइन ही होंगी। इसके अलावा ना यहाँ पर ई सेवा केंद्र की एक बात करी गई है कि मान लो अगर इंटरनेट वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो जो भी आसपास के आपके एरियाज के अंदर, आपके कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर जो ई सेवा केंद्र सेंटर होंगे, उसके माध्यम से इस पोर्टल को एक्सेस किया जा सकता है, जो आपका यहाँ पे ये चीज बनाई गई है। ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन हो गया, स्टेटस वगैरह हो गया, वो सब चीजें आप सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्राप्त कर पाओगे। तो एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर कहीं पर आ सकता है, या फिर बताया जा सकता है कि किसने ये जो मैं बात कर रहा था 24/7 ऑन कोर्ट हो गया, ये किसने स्टार्ट किया है। तो केरला हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। बिल्कुल छोटा सा एक टॉपिक था। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है कॉर्न ट्राइब के बारे में। देखो कॉर्न ट्राइब के बारे में बहुत सारी बातें पिछले कुछ टाइम्स में आ रही हैं, न्यूज़पेपर्स में बार बार आ रहा है, तो थोड़ा सा हमें ये ट्राइब के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। तो कॉर्न्स एक तरह की क्या है, आदिवासी कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है, जो कि ट्रेडिशनल हंटर गैदर होते हैं। पहली बात तो आपका डाउट होगा, सर हम बात कौन से एरिया की कर रहे हैं। देखो दरअसल में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा बॉर्डर की। आंध्र प्रदेश उड़ीसा बॉर्डर के ऊपर आपको ये ट्राइब देखने को मिलती है, कॉर्न ट्राइब। इन्होंने अपने आप को डिवाइड किया हुआ दो तरह से, एक जो वो जो प्लेन्स में रहते हैं, और एक जो वो आपके हिल्स में रहते हैं, पहाड़ों पर और प्लेन एरिया में रहने वाले। पर एक्चुअल में खुद को आइडेंटिफाई करते हैं अपने क्लैंस के बेसिस के ऊपर। क्लैंस ना एक तरह की एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम हो जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं ना शादियों की, जैसे मैरिज की बात होती है, तो आप जानते होंगे कि नॉर्मली अगर हम हिंदू रूल्स की बात करें, तो आप अपनी कास्ट में शादी करते हो, पर आप अपने क्लैन में शादी नहीं करते। क्यों? क्योंकि क्लैन में शादी करना इज कंसिडर्ड एज अपने भाई बहन के बीच में शादी होना। जैसे आप लोगों में भी कई बार देखने को मिलता होगा ना कि मम्मी की साइड के जो 3 रिश्तेदार होंगे, 3 पीढ़ियों तक के जो रिश्तेदार होंगे, या पापा की साइड के 3 पीढ़ियों तक के रिश्तेदार होंगे, उनके बीच में शादी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो भाई बहन कंसिडर किए जाते हैं। ये होता है क्लैन को मतलब कंसिडर करना। किस जगह 3 होती हैं, किस जगह 5 पीढ़ियां होती हैं, किस जगह डिस्टेंस के बेसिस के ऊपर होता है। तो एक्चुअल में अपने आप को आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं, क्लैंस के बेसिस के ऊपर ही। उड़िया स्क्रिप्ट को यूज करते हैं और कोई लैंग्वेज को यहाँ पे ये बोलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। यहाँ पर ना इनका एक बहुत ही फेमस रिचुअल है जिसका नाम है केडू। एक्चुअल में ये धरती माँ को अपना वर्शिप करते हैं, एंड इसकी वजह से एक यहाँ पर ना इसके साथ रिलेटेड आपको एक सेक्रीफाइस रिचुअल देखने को मिलता है, जिसमें बुफेलो को सेक्रीफाइस किया जाता है, उनको मारा जाता है बुफेलो को, एक तरह सेक्रीफाइस किया जाता है, एंड इसका नाम क्या है, केडू। बाकी इनकी जो ट्राइबल माइग्रेशन की भी आपको एक हिस्ट्री देखने को मिल जाती है। जैसे अराकू वैल्यू से यहाँ पे ये माइग्रेट करते हुए सिलेरू रिवर जो है ना आंध्र प्रदेश ओडिया बॉर्डर के ऊपर, वहां पर ये माइग्रेट होकर रहने लग गए। ठीक है ना, बहुत सारी सेटलमेंट्स इस रीजन के ऊपर ग्रो करी। साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे हमें इनके अंदर मतलब वहां पर इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम आज के सिचुएशन की बात करें ना, तो जिस एरियाज में रहते हैं वो सारा एरिया मेजरली आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के साथ इफेक्टेड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ जो झूम कल्टीवेशन होता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, उसको यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। हंटिंग आई थिंक डेफिनेटली करते ही करते हैं। इसके साथ साथ टर्मरिक का कल्टीवेशन जो हल्दी होती है, प्लस एट द सेम टाइम इवन मिलेट्स का भी कल्टीवेशन इनके द्वारा अच्छे खासे लेवल पे किया जाता है। कोशिश इनकी यही होती है कि खुद के लिए इस चीज को यूज करें, प्लस थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम भी यहाँ पे ये कमा लेते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर ये टेरेस फार्मिंग का यूज करते हैं। राइट, कई बार इस तरह से भी इसको देखा जाता है कि
इरोजन को रोकने के लिए या फिर रेन वाटर के फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पर टेरेस फार्मिंग या स्टेप फार्मिंग का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो पास के स्ट्रीम्स वगैरह होती हैं, वाटरफॉल्स होती हैं, उनका यूटिलाइजेशन यहाँ पे किया जाता है। अक्सर पता क्या होता है, जैसे ग्रो कर रहे हैं, मान लो पैडी ग्रो किया जा रहा है, तो होता पता क्या है, जो सीड्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम बात करते हैं ना राइस की, तो राइस को ग्रो करते समय एक तो होता है कि मान लीजिए आपने पैडी को ग्रो किया आपने नर्सरी के अंदर, फिर आपने उसको ट्रांसप्लांट किया। नॉर्मली यही प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, पर यहाँ पर जो कॉर्न ट्राइब है ये फॉलो करती है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस का, जहां पर राइस के सीड्स को डायरेक्टली आप सो कर देते हो। इनकी जो लैंड होल्डिंग्स है थोड़ी सी हमें छोटी ही देखने को मिलती हैं, बट यहाँ पर महिलाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है पैडी कल्टीवेशन के अंदर। जैसे मान लो लैंड होल्डिंग्स को गार्ड करना हो गया, उनकी रक्षा करनी होगी, नेबर्स की मदद करना हो गया, या फिर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को ओवरसी करना हो गया, वो सारा का सारा काम महिलाएं ही देखती हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे कॉर्न ट्राइब के बारे में जो कि हमें जानने चाहिए थे। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अब नया वीक आ गया है, अब इस हफ्ते हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। दूसरा होमवर्क आपका ये रहेगा बॉल गार्ड 1 एंड बॉल गार्ड 2 के बारे में, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एक छोटी सी बात आप लोगों से डिस्कस करनी थी। देखो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा आती हैं इसके अंदर। देखो एडवर्टीजमेंट कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी ये मेरे हाथ में बिल्कुल है ही नहीं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर को भी तो पैसे कमाने हैं, तो कोई बात नहीं अगर एडवर्टीजमेंट आ भी रही है। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई कि पैसे कमाने हैं, मुझे एक भी पैसा नहीं मिलता है, ठीक है ना, कि कोई भी एडवर्टीजमेंट आती है उसका मुझे मेरे साथ कोई लिंकेज नहीं है उस चीज का। और ये वाली चीजें कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है कि भाई 25 मिनट की वीडियो या 23 मिनट की वीडियो है उसमें कितनी ऐड आप चलाना चाहते हो, ये कंट्रोल हमारे पास होता ही नहीं है। ये कंट्रोल यूट्यूब के पास होता है कि कितनी एड्स वो चलाते हैं। तो दिस इज समथिंग बियॉन्ड अवर कंट्रोल। तो पहली चीज तो आप ये समझ लो कि ये पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप ठीक तरह से देखा करो, ये यूट्यूब के हाथ में होता है। हाँ ये जरूर हमारे हाथ में हो सकता है कि या मेरी टीम के पास में, मेरे पास में तो नहीं है वो, हमारी टीम जो हो सकती है उसमें ये जरूर होता है कि हाँ कि आप इस चीज पे एडवर्टीजमेंट रन करना चाहते हो, ये हो सकता है। बट कितनी एडवर्टीजमेंट आएंगी, दिस इज कंट्रोल ऑफ यूट्यूब। दूसरी चीज जो आप पूछते थे, एक किसी बच्चे ने पूछा था कि सर अब आपने पीडीएफ भी पेड कर दी, अब आप पीडीएफ भी प्रोवाइड नहीं करते। अरे क्यों नहीं करता भाई, पीडीएफ के लिए दो चीजें आप कर सकते हो। एक तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहां पर भी आपको पीडीएफ मिलती है। दूसरा यहाँ पर इस चीज के लिए हमने कंप्लीटली फ्री बैच एक लॉन्च किया हुआ है, कंप्लीटली फ्री। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, वहां पर आपको बस एनरोल करना है। वहां पर जितने भी प्रीमियम बूस्टर हैं वो सारे के सारे उनको वीडियोस मिल जाएंगी, प्लस उनका सारा आपको पीडीएफ बिल्कुल 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 फ्री कॉस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू कि प्रीमियम बूस्टर हमेशा फ्री था, हमेशा फ्री है, हमेशा फ्री होगा। ये फ्री किस सेंस में बोल रहा हूँ, पैसे की टर्म्स के अंदर, पर एक्चुअल में ये फ्री नहीं है। यहाँ पर आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है। आप भी ध्यान दिया करो कि आप अपना टाइम किस जगह पे लगा रहे हो। गेटिंग द पॉइंट। हर कोई इंसान का ऐसा नहीं होता कोई चीज फ्री में मिलती है, नहीं, आपका टाइम हर जगह कंज्यूम होता है। अगर आप यूट्यूब पे कोई चीज देख रहे हो ना फ्री में, कहीं ना कहीं वो आपका टाइम कंज्यूम कर रही है। अब आपको ध्यान में देना है कि आप अपना टाइम किस जगह दे रहे हो, क्या प्रोडक्टिव चीज के अंदर दे रहे हो या किसी नॉन प्रोडक्टिव आइटम को देखने के अंदर दे रहे हो। तो थोड़ा सा टाइम को अच्छे से देखा करो। आई होप ये चीज एड्रेस हो चुकी होगी। बहुत बच्चे कमेंट्स कर रहे थे तो मैंने सबको बताने की यहाँ पे कोशिश करी है। एनीवेज लास्ट वीक मैंने आपको एक होमवर्क दिया था अगस्ता मेला बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब बाकी जो है ना यहाँ पे, जैसे नीलगिरीज के अंदर क्या आता है, बाकी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या आता है, वो भी आप बाकी ऑप्शंस को भी एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे फ्यूचर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा आपको मैंने होमवर्क दिया था, कहाँ पर आपको ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे एक अच्छा लिंक देखने को मिलता है। दरअसल पे देखो जब मैं बात करता हूँ नीलगिरीज की, तो वहीं पर हमें देखने को मिल जाता है। एंड इसका जो करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलेगा दैट इज योर सत्यमंगला टाइगर रिजर्व, एक तरह से अच्छा लिंक की तरह एक्ट करता है बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट्स। राइट, तो ये होगी आज की डिस्कशन। आज का आपका होमवर्क रहेगा ट्रू फॉल्स के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। इसके अलावा सैटरडे मैंने जो आपको होमवर्क दिया था फ्लड वॉच इंडिया ऐप के बारे में, तो इसको दरअसल में जो डेवलप किया गया है वो आपका CWC सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा यहाँ पे इसको डेवलप किया गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। एमपॉक्स की बात करें तो यहाँ पर ये तो आपका ऐसा कुछ तो नहीं था इसके साथ लिंक्ड, ये तो हमने देखा था कि यहाँ पर रैशेस वगैरह होते हैं, बम्प्स वगैरह हमें स्किन के ऊपर देखने को मिलते हैं, तो सेकंड इज इनकरेक्ट। तवा रिवर की बात करें तो डेफिनेटली ये नर्मदा रिवर की आपकी लॉन्गेस्ट ब्यूटी देखने को मिल जाती है। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ नंजरायन बर्ड सेंचुरी की, तो यहाँ पर आपको ये तमिलनाडु के अंदर देखने को मिल जाती है, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।